स्टूडेंट, टुडे वील टॉक अबाउट टर्की और ग्रीस के बीच में जो अभी अभी फेस ऑफ हुआ है, वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन बन गया है भूमध्य सागर के अंदर। तो ये क्या ये सिचुएशन है, क्यों इस तरीके से कहानी बिल्कुल एक वॉर के स्टेज में पहुंच गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। रिसेंटली जर्मनी ने दोनों देशों से अपील की है कि प्लीज होल्ड द नेवल एक्सरसाइज जो भूमध्य सागर में कर रहे हैं, एंड उन दोनों को वो सजेस्ट कर रहा है कि डोंट प्ले विद फायर, दिस थिंग इफ इट्स एस्केलेटेड देन ये लिटरली वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्मनी जो कि एक प्रोमिनेंट यूरोपियन कंट्री है, वो इनके बीच में मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है। बट ये इशू है क्या, इसके बारे में थोड़ा आप चर्चा करते हैं। तो ये जानते हैं कि ये जो ग्रीस और टर्की दोनों कंट्री हैं, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और एक कह सकते हैं संगठन है जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों उस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना था, और टर्की और ग्रीस जो 1952 में नाटो को ज्वाइन कर गए थे। ये काफ़ी अच्छे अलाई थे, मिलिट्री अलाई हैं, बट आज बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से इन दोनों में आपस में टकराव हो गया है। तो एक तरीके से नाटो के जो मेंबर हैं टर्की एंड ग्रीस दोनों आपस में ही भिड़ गए हैं। इसका रीज़न अगर हम जानते हैं तो देखते हैं कि टर्की और ग्रीस में ऐसा हुआ क्या है और एक क्यों वॉर लाइक सिचुएशन कहा जाता है। बिकॉज यस्टरडे की बात है कि ग्रीस के कुछ 6 प्लेन्स टर्की के एरिया में थे और वहाँ पर टर्की ने उनको इंटरसेप्ट किया, और जहाँ पर एक दूसरे को वो प्लेन्स को शॉट भी कर सकते थे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वहाँ बढ़ गई हैं। साथ में कुछ टर्की के जो प्लेन्स हैं और एक्सप्लोरर, ऑयल एक्सप्लोरर जो शिप्स हैं, वो कुछ ग्रीस के रीजन में पहुँच गए हैं और वहाँ ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ चीज़ों को एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसका ग्रीस विरोध कर रहा है। और ग्रीस ने वहाँ पर अपने फ्रिगेट्स और बाकी सारे जो नेवल वॉरशिप्स हैं वहाँ पर सेंड कर दिए हैं। साथ ही साथ में ग्रीस को हेल्प करने के लिए फ्रांस ने भी अपने राफेल जेट जो हैं वो साइप्रस में भेज दिए हैं। साइप्रस में बेसिकली साइप्रस इज़ अ अलाई ऑफ ग्रीस, एंड ग्रीस साइप्रस के साथ मिलके और फ्रांस के साथ मिलके उस एरिया में अपना एक टेरिटोरियल कंट्रोल करना चाहता है। एंड दैट इज़ वेयर वी फाइंड दैट कि एक नया ही डायनामिक्स जो है वो दुनिया में स्टार्ट हो गया है। तो आइए जानते हैं कि ये डायनामिक्स के अंदर क्या क्या जो मेन रीजंस हैं। तो मेन रीज़न जो कहा जाता है कि टर्की, आप देख सकते हैं टर्की और इस तरफ ग्रीस है, इसके बीच में जो सी है, एक तो मेडिटेरियन सी इनके साउथ में आता है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक आइगन सी है, और एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसे क्रेट आइलैंड बोला जाता है, जो ग्रीस का पार्ट है। इसके आसपास का जो इलाका है वो सी ऑफ क्रेट है। और आप देख सकते हैं टर्की के राइट साइड में अब इस तरफ साउथ में साइप्रस है। साइप्रस की भी कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर साइप्रस के 2 हिस्से हो रखे हैं। जो नॉर्दर्न साइप्रस वाला हिस्सा है वो टर्की के साथ है, और जो सदर्न साइप्रस वाला हिस्सा है वो ग्रीस के साथ है। तो इन दोनों को कंट्रियों में एक हिस्टोरिकल भी एक लड़ाई थी, जो लड़ाई आगे अब इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट की वजह से बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो इस भूमध्य सागर के अंदर इन सारे कंट्रियों का अपना सी का एक एरिया का क्लेम है, वेर इन ऑफिशियली टर्की का ये क्लेम है कि वो जो कैस्टेलो रिजो एरिया है वो उसका है, और जो बाकी सारा एरिया जो क्रेट आइलैंड का है वो ग्रीस का है। लेकिन इन दोनों के अंदर क्रेट के पास कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ एरियाज हैं जहां पर वास्ट नेचुरल गैस के फील्ड्स पाए गए हैं, और इन सारे गैस फील्ड्स पर कब्जा करने के लिए अब टर्की भी अपना क्लेम कर रहा है कि ये एरिया मेरा है। तो बेसिकली जो लड़ाई है जो शुरू हुई है इन दोनों के बीच में, ये सारी एनर्जी की लड़ाई है। आप देख सकते हैं कि टर्की जो हाल फिलहाल में कुछ और उनको बहुत सारे नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी ब्लैक सी के अंदर भी टर्की को बहुत ज़्यादा वास्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स मिले हैं, और अब वो ब्लैक सी के साथ साथ मेडिटेरियन सी के अंदर भी जो गैस रिजर्व्स हैं उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो हुआ ये है कि टर्की ने एक अपना मिशन बनाया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं ब्लू होमलैंड मिशन, या उसको मावी वतन भी कहा जाता है। कि एक नेशनलिस्टिक पॉलिसी है जहां पर वो नेचुरल गैस को, अपना रिसोर्सेज को सारा अपने टर्की के आसपास पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। ग्रीस ने, जो आपने देखा था कुछ देर पहले, बाउंड्रीज जो थी, इन बाउंड्रीज को भी अब मानने से इनकार कर दिया है। इन बाउंड्रियों को उन्होंने कहा है कि ये ओल्ड मैप्स थे और हम इन ओल्ड मैप्स को कंसीडर नहीं करेंगे। साथ में टर्की ने एक और काम किया है कि अपने एरिया के अलावा टर्की ने जो लीबिया है, जो अफ्रीका के नॉर्थ में है, उस कॉन्टिनेंट में, वह उनसे भी टाई अप करके अपना एक्सक्लूसिव मैरीटाइम जोन बना लिया है।
और इसी की वजह से वो क्लेम कर रहे हैं कि जो क्रेट आइलैंड और बाकी एरिया है उसके आसपास के एरिया को भी वो अपना एरिया मान रहे हैं। इस तरीके से एक बड़ी ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी लास्ट ईयर नवंबर 2019 में। और उसके बाद जब टर्की ने लीबिया के साथ ये टाई अप किया तो उसके बाद काउंटर मूव में जो आपका ग्रीस है उसने इजिप्ट के साथ टाई अप करके एक और क्रॉस मूव खेला और इस वजह से इन दोनों के बीच में मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रीस और टर्की के साथ साथ इस एरिया में अब और भी कंट्रीज जो हैं वो अपना क्लेम करना शुरू कर दिए हैं इस गैस के लिए। जो साइप्रस एक कंट्री है, इजराइल है और साथ में अब लीबिया और इजिप्ट भी इसी लूप में आ रहे हैं। तो ये रीजन अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो अफ्रीका और बाकी सारे कंट्रीज में इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और एंड दिस कैन बिकम अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो ये दुनिया में कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फाइट हो रहा है इसको किसी भी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ये टर्की का जो इशू है और टर्की को किस तरह से अग्रेसर दुनिया में देखा जा रहा है, इसका इशू है क्या और एक क्या था इसका बैकग्राउंड। थोड़ा और हिस्ट्री में ज़रा जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कौन है टर्की और कैसे इसका प्रोमिनेंस हुआ है। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ करीब 600 साल पहले, ईयर 1400 में एक एम्पायर बना था जिसको कहा जाता था ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर पुराने टाइम पर एक बाइजेंटाइन एम्पायर था, उसी का नया फॉर्म था। ऑटोमन एम्पायर बहुत ही पावरफुल साम्राज्य रहा, एम्पायर रहा इस मिडिल ईस्ट और यूरोप के आसपास जो उस बाउंड्री एरियाज़ में जिसमें टर्की उसका पार्ट ही है। और इन्होंने लगभग 500 साल तक वर्चुअली अपनी मोनोपोली से उस एरिया में कब्जा किया। लेकिन जब वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किए और वो ब्रिटेन और फ्रांस से हार गए तो ब्रिटेन और फ्रांस ने डिसाइड किया कि इस ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो पुराना ऑटोमन एम्पायर था वो बेसिकली पूरा का पूरा आप टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ इवन इराक और जॉर्डन और इस एरिया में पूरे के पूरे जो साम्राज्य था वो 1919 में इतना बड़ा था। और पुराने टाइम पर वो ऑलमोस्ट लाइक बल्गारिया और इवन अफ्रीका के जो आप शेडेड एरिया देख सकते हैं, इतना बड़ा एरिया ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 के बाद 1918 में 4 साल वो चला और उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर हार गया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो इस ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद दे डिसाइडेड बेसिकली टू डिसइंटीग्रेट दिस एंटायर एम्पायर। उन्होंने क्या किया कि इस ऑटोमन एम्पायर का जो टॉप वाला पोर्शन है उसको टर्की बना दिया और जो पैलेस्टाइन वाला एरिया है उसको ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बना लिया और जो जॉर्डन है और सीरिया है बेसिकली सीरिया को फ्रांस को दे दिया गया और लेबनान को फ्रांस को दे दिया गया। तो 1919 में लेबनान और सीरिया फ्रांस की कॉलोनी बन गए, जो पैलेस्टाइन है वो ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया और जो जॉर्डन वाला एरिया है वो फ्रेंडली हो गया ब्रिटेन के। वहाँ के किंग को उनका एक तरीके से डमी राजा बना दिया गया, किंगडम उनको दे दी गई। साथ में टर्की में एक और चीज़ डिसाइड की गई कि टर्की जो कि पुराना ऑटोमन एम्पायर था वो एक तरीके से मुस्लिम्स का लीडर जाने लगा था। रीज़न बीइंग कि वो वेल्थ उनके पास बहुत थी और मिलिट्री बहुत बड़ी स्ट्रांग थी। तो सऊदी अरेबिया को एज ए लीडर नहीं देखा जाता था उस वक्त सिर्फ ऑटोमन एम्पायर वाज बेसिकली लीडिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि इस लीडरशिप को हमें ख़त्म करना है और इनके जो रिलीजियस लीडर होते थे मुस्लिम्स के, जो सबसे टॉप मोस्ट रिलीजियस लीडर होते थे जिनको खलीफा या कैलिफेट बोला जाता था, उनकी गद्दी भी इस्तांबुल में होती थी और वो पूरे अपने मुस्लिम वर्ल्ड को गवर्न करते थे। तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि टर्की को अब हम एक नया कंट्री बनाते हैं, एक मॉडर्न कंट्री, और वहाँ पर उन्होंने इस जो कैलिफेट की खलीफा की जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और टर्की को एक सेक्युलर कंट्री बना दिया गया कि वहाँ पर अब इस्लामिक लॉज नहीं चलेंगे, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा चलेगा और साथ में वो बेसिकली खलीफा की गद्दी को हटा दिया गया। फाइनली जो टर्की में जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटेन के साथ मिलकर पूरे कंट्री को एक सेकुलर रिपब्लिक बना दिया गया और उनमें जो उनका लीडर थे वो निकल के आए थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उस कंट्री को संभाला और पूरा कंट्री रिफॉर्म कर दिया। टर्की जो है वो एक बहुत बड़ा वेस्टर्नाइज कंट्री जाने लगा। नए फेज़ में आप देख सकते हैं एक नए लीडर निकल के आए, रेसिप तैयब एर्दोगन, और 2014 में ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने फर्स्ट स्टेप जो लिया, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराया रेफरेंडम के माध्यम से
और साथ में वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी उसको हटा दिया। मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट ही एक होल सोल इंचार्ज होगा। और उन्होंने वहाँ पर अपने संविधान में इतने सारे चेंजेस किए कि लिटरली सारा का सारा कंट्रोल ऑफ टर्की अपने हाथ में ले लिया है। मिलिट्री, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, जुडिशरी पार्ट, सब कुछ अपने चंगुल में ले लिया है। और अब वहाँ पर वो दोबारा से एक पुराना जो उनका जो कहा जा रहा है कि अर्डोगन एक सपना देख रहे हैं कि टू रिस्टोर द ऑटोमन एम्पायर, बट कहा जा रहा है कि वही काइंड ऑफ उसी तरह का जो डिक्टेटरशिप है वो अर्डोगन लेके आ रहे हैं। एंड इसी के कारणों से वहाँ पर अभी ऑफ लेट देखा जा रहा है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑफ लेट कई सारे शरिया लॉज और बाकी सारे लॉज को वहाँ पर जो उसके पार्शल पोर्शंस हैं उनको वहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे ही वहाँ पर एक छोटे से चुनाव हुए थे इस्तांबुल के अंदर, जब अर्डोगन की पार्टी हारी, तो उसके बाद वहाँ पर और ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया जा रहा है एंड नेशनलिज्म को मिक्स करके वहाँ पर एक तरीके से जिंगोइज्म फैला रहा हुआ है टर्की के अंदर। और टर्की के राष्ट्रवाद के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर अर्डोगन अपने पावर को कैप्चर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी सीरीज़ के अंदर उन्होंने एक और स्टेप लिया। एक बहुत पुरानी, करीब 527 में बनी एक चर्च थी जो कि टर्की में बहुत बड़ी मशहूर यूनेस्को की हेरिटेज साइट थी, हगिया सोफिया। हगिया सोफिया को भी अभी अभी अर्डोगन ने डिसाइड किया है कि उसने चर्च जो म्यूजियम था उसे कन्वर्ट कर दिया गया है मॉस्क में, मस्जिद में। तो एक तरीके से इस तरह का स्टेप जो टर्की ने पिछले 100 साल में कभी नहीं लिया, वो स्टेप अब अर्डोगन ने लिया है कि म्यूजियम को मॉस्क में, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है, जस्ट टू सपोर्ट दोज इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट थे। आप देख सकते हैं कि अर्डोगन ने सिर्फ ग्रीस से ही अभी लड़ाई नहीं की है। जो अर्डोगन है और टर्की है वो रिसेंटली उनके जो अरेबियन फ्रेंड्स थे उनसे भी लड़ाई कर रहा है। एक रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड टर्की इज बेसिकली व्हेन एक जर्नलिस्ट थे सऊदी अरेबिया के, देख सकते हैं आप, जमाल खशोगी, इनका एक मर्डर हो गया था टर्की के अंदर। एंड टर्की ने आरोप लगाया कि जो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके इशारों पर इनका मर्डर हुआ है। और इसके बाद में सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में बहुत बड़े टेंशन्स बढ़ गई हैं। एक और बात भी कही जाती है कि दोनों कंट्री जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं वो अपना वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं कि कौन वहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रूल करेगा। तो अभी तक सऊदी अरेबिया को उस एंगल से फर्स्ट एक लीडर का दर्जा दिया जाने लगा है बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ एंड ऑयल का जो सारा का सारा रिजर्व्स उनके पास हैं। बट अब टर्की चाहता है कि वो दोबारा से सऊदी अरेबिया से वो प्लेस छीने और अपना एक लीडर बन जाए, सुप्रीम लीडर ऑफ उम्मा और मुस्लिम्स। दैट इज़ वेयर वी फाउंड दैट कि इन दोनों की कंट्रीज़ के बीच में ही फाइट हो गई है। सेम फाइट आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी टर्की और यूएई के बीच में भी हो रही है। टर्की ने क्रिटिसाइज किया है यूएई को बिकॉज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ने अभी अभी इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। तो आप देख सकते हैं कि अब टर्की डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। अब देख सकते हैं 2016 में अर्डोगन को हटाने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए कुछ मिलिट्री लीडर्स ने वहाँ के टर्की में एक पूरा का पूरा कूप किया तख्ता पलट का, और एक दिन के लिए अर्डोगन को वहाँ से हटा भी दिया था। बाद में अर्डोगन ने लोकल जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी सपोर्ट लेकर और बाकी मिलिट्री की सपोर्ट लेकर उन लोगों को मार दिया। और ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन उस कूप को गाइड कर रहा था, ये जो अर्डोगन है, उन्होंने ऐसा बोला है, उनका नाम था फतेहुल्लाह गुलन। ये जो मुस्लिम क्लेरिक हैं ये अभी अमेरिका में हैं और अर्डोगन ने डायरेक्ट अमेरिका पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका तख्ता पलट करने के लिए गुलन ने पूरा ये कूप कराया। टर्की चाहता है कि गुलेन को वो यूएसए हैंडओवर करे, अमेरिका उसका विरोध कर रहा है। इसी चक्कर में जो अमेरिका और टर्की है उनके बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई है। तो अर्डोगन सिर्फ एक ग्रीस और सऊदी अरेबिया से फाइट नहीं कर रहे हैं, ही इज़ डायरेक्टली टेकिंग ऑन अमेरिका ऑल्सो। और आप देख सकते हैं इसी दौरान एक और बात भी हुई थी कि टर्की जो है, जो सीरिया के अंदर अमेरिका के जो अपोजिट में एंटी जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको फिर सपोर्ट करने लगा, रशिया की सपोर्ट करने लगा। उस वजह से डायरेक्ट लड़ाई ट्रंप की और अर्डोगन की हो गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओपनली थ्रेट किया था टर्की को कि अगर उन्होंने अपने जो मेथड है उन्हें चेंज नहीं किया तो उनकी पूरी इकोनॉमी को, टर्की की पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक टेंशन अमेरिका एंड टर्की के बीच में भी शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो टर्की है, जो कि नाटो का मेंबर है, अमेरिका के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ऑफ लेट वो रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि 2018 में जो टर्की ने रशिया की एक
S-400 मिसाइल जो अब इंडिया भी खरीद रहा है एज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो खरीद लिया है। आप सोचिए कि टर्की के अंदर F-16 के प्लेन भी हैं और मिसाइल सिस्टम रशिया का भी है। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी वजह से अमेरिका बहुत गुस्सा है, एंग्री है विद टर्की, और दैट इज़ वेयर वी कैन सी एक समीकरण बन रहे हैं, इक्वेशन बन रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जहां पर टर्की इज गेटिंग फ्रेंडली विद रशिया बिकॉज अमेरिका इज थ्रेटनिंग देम। तो आप देख सकते हैं, एंड नाउ रिसेंटली आई कैन सी टर्की इज ऑल्सो गेटिंग फ्रेंडली विद ईरान। Now Turkey is also getting friendly with China। तो एक नया एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पर वो छोटे मोटे जो कंट्री हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री, उनको भी दोस्त बनाकर कहता है कि ये हमारा फ्रेंड है, और चाहे मलेशिया हो। तो एक नया एक्सेस ऑफ ईविल बनता जा रहा है। एक तरीके से जो अमेरिकन फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या आपका ग्रीस हो या बाकी यूरोप का पार्ट हो, उनसे वो एंटी होया जा रहा है। तो टर्की चाहता है कि वो एक दूसरे ग्रुप का लीडर बने। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की ने भी एक अलायंस बनाया था, बड़ा फनी अलायंस था, जहां पर गरीब कंट्री लाइक पाकिस्तान वाज क्लेमिंग कि अब मैं भी उसका लीडर बनूंगा और मैं टर्की की हेल्प करूंगा। अरे भाई, तुम्हारे पास खुद को पैसा नहीं है खाने को, तुम टर्की को क्या हेल्प करोगे? सेम वे उन्होंने मलेशिया के जो अभी प्रेसिडेंट अभी हट गए हैं, 92 ईयर ओल्ड महातिर मोहम्मद, उनके साथ मिलकर भी एक नया इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का एक कार्ड खेला। उसकी वजह से देखा गया कि टर्की ने लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया के अगेंस्ट में बात कही कश्मीर के अंदर, विच इंडिया डिड नॉट लाइक इट, एंड इंडिया ने लिटरली टर्की को अपोज किया। और टर्की की कुछ कंपनियां थीं जिनको यहाँ पर हमारे हवाई अड्डे के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, वो सारे टेंडर इंडिया ने कैंसिल कर दिए और उन सारी कंपनियों को इंडिया से भगा दिया गया। सो इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग वेरी एंग्री विद टर्की। तो टर्की आप देख सकते हैं कि पास में रिलेशन थे इंडिया के अच्छे, जब वो एक सेकुलर कंट्री था, जब वो एक प्रोग्रेसिव बातें करता था। पर जैसे जैसे ये जो टर्की है अपना इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे जो ईविल ऑफ एक्सेस के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बाकी ईरान हो, इनके साथ फ्रेंडली हो रहा है, वहीं पर इंडिया अब उनको अपोज करता जा रहा है। और इसी के कारण में एक देखा गया था कि जब इंडिया अभी रिसेंटली जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ पर चाइना के बाद एक और कंट्री जिसने हमारा विरोध किया था वो टर्की था। तो एक तरीके से देखा जाता है कि टर्की लिटरली एंटी इंडिया स्टैंस ले रहा है, और वहाँ पर इंडिया भी उसको अब बहुत स्ट्रेटेजिकली उसका विरोध कर रहा है। तो आने वाले टाइम पर we'll कीप एन आई ऑन दिस डेवलपमेंट, दैट हाउ दिस होल थिंग प्रोग्रेसिंग। और ये चीज़ हमारे लिए इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स हों, पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स हों, या बाकी सारे डिफेंस के कॉपरेशन के आस्पेक्ट्स हों। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए हमें जो टर्की और ग्रीस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसी के साथ आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।